Hello everyone, welcome you all. This is Osmayuddin, MEP engineer. So in this video we are going to see the refrigeration cycle. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्यों? क्योंकि आप समझे सिंपल डीएक्स सिस्टम हो, स्प्लिट एसी हो, मल्टी स्प्लिट एसी हो, वीआरएफ हो, वीआरवी हो, चिलर्स हो, डीएक्स सिस्टम हो, सभी के सभी जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल थरो आता है, यानी कि आपका फंक्शनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंड देयर कनेक्शन अगर आपको आता है तो आपको साइट पे प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना भी बड़ा साइट हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल अच्छी तरीके से आता है। है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर रेफ्रिजरेशन साइकिल समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सिंपल डीएक्स सिस्टम, यानी कि हमारे घर में जो एसी होता है उनकी हेल्प से मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल समझाऊंगा। और मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि डीएक्स सिस्टम और चिलर्स में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो ना रेफ्रिजरेशन साइकिल में बेसिकली हमारे पास फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है इवापोरेटर। एक इवापोरेटर होता है हमारे पास। दूसरा होता है कंप्रेसर। तीसरा होता है कंडेंसर। और चौथा होता है एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, ये चार कंपोनेंट्स हमें हर साइट पे आपको मिलेंगे। चाहे आप सिंपल एसी में काम कर रहे हो, वीआरवी में हो, चिल्लर्स में, किस में भी कंपोनेंट्स आपको जरूर नजर आएंगे। और इन कैसे कनेक्टेड है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस में ये चलता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कि हमारे घर में जो एसी होता है, इसमें दो यूनिट होते हैं। एक होता है इंडोर यूनिट, एक होता है आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम कहाँ लगाते हैं? ये हम लगाते हैं घर के अंदर लगाते हैं, है ना? घर के अंदर लगाते हैं जिसको हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं। तो याद रखिए, ये जो हमारे पास इवॉप ये जो है एसी इंडोर यूनिट, ये नथिंग बट इवॉपोरेटर है। यानी कि हम क्या करते हैं बेसिकली, ये रूम है समझिए, रूम में हम जो एसी लगाते हैं वो इवॉपोरेटर होता है। ये एसी जो नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? बेसिकली इवैपोरेटर है। इसके अंदर कॉइल्स होते हैं और इसके अंदर एक ब्लोअर होता है, ठीक है? इसके अंदर कॉइल्स, ये हमारे पास इंडोर यूनिट। और जो बाकी का जो कंप्रेसर और कंडेंसर है, ये आउटडोर यूनिट में फिट होता है। ये जो आउटडोर नज़र आ रहा है हमारे पास, इस डब्बे के अंदर हमारे पास क्या होता है? कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है और एक्सपेंशन पंप। ये 3 एक जगह हमें आउटडोर यूनिट में मिलते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास घर का जो एसी है, वो इस तरीके से होता है। तो इनका फंक्शनिंग देखते हैं हम होता क्या है। तो पहले समझ लें, अब यहाँ पे देखिए कि रूम में हमने एसी लगाया, यानी कि इवेपोरेटर लगाया। मान के चलिए जो रूम है हमारे पास, रूम का टेम्परेचर कितना है? फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ठीक है? हमें इसको क्या करना है? एयर कंडीशनिंग इसको करना है। तो इवेपोरेटर के अंदर क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व्स में से लो रेफ्रिजरेंट, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट हमारे पास इवेपोरेटर में आता है। यानी कि इसका जो प्रेशर है वो कितना होगा? लो होगा। और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी क्या होगा? लो होगा। रेफ्रिजरेंट जो है हमारे पास बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड होता है। ठीक है, तो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, ठंडा चिल्ड रेफ्रिजरेंट जो है इवापोरेटर के कॉइल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इवापोरेटर में हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है? देखिए, रूम में क्या है? गर्म हवा है। ये गर्म हवा क्या करेगी? ठंडे रेफ्रिजरेट कॉइल को मारेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ठंडे रेफ्रिजरेट कॉइल और एयर, जो हॉट एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, जो रूम का एयर है, उसके अंदर हीट इंटरेक्शन होगा। और जो हवा है वो क्या होगी? ठंडी होगी। ठीक है, वो ठंडी हवा पहले क्या करेगी? गर्म हवा जो है इधर हमारे इवापोरेटर के कॉइल्स पे मारेगी गर्म हवा। तो हवा क्या होगी? ठंडी होगी। और ठंडी हवा क्या करेंगे हम? रूम में वापस हम उसको सर्कुलेट करेंगे, जिसकी वजह से जो रूम का टेम्परेचर वो ड्रॉप होगा। 30 से वो कितना हो जाएगा? कंसीडर करिए 20 डिग्री के आसपास वो हो जाएगा। तो रूम क्या होगा? ठंडा हो गया। और एक चीज होगी, दूसरी चीज क्या होगी? देखिए, इसमें से जो जो रेफ्रिजरेंट था, ठीक है, उसके टेम्परेचर इंक्रीज होगा, के टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे? सुपर हीटेड गैस। लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, सुपर हीट गैस कहेंगे। लो टेम्परेचर लिए कहेंगे क्योंकि यहाँ से जो आउट होगा इवापोरेटर से, उसका टेम्परेचर ये इस रूम के टेम्परेचर से कम ही होगा। इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? लो टेम्परेचर। और प्रेशर भी लो होगा उसका। सुपर हीट गैस हम उसे कहेंगे। वो कहाँ जाएगा? वो कंप्रेसर में जाएगा। उसको कंप्रेसर क्या करेगा? इवेपोरेटर से खींचेगा। तो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, सुपर हीट गैस कंप्रेसर के अंदर जाएगा। और बाहर जब वो निकलेगा वो होगा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर सुपर हीट गैस। यानी उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? दोनों भी बढ़ जाएगा।
ठीक है? तो बेसिकली कंप्रेसर का काम क्या होता है, इवेपोरेटर में से रेफ्रिजरेंट को लेना और कंडेंसर में भेजना। तो कंप्रेसर के भी कई टाइप्स हैं, हम अपकमिंग वीडियोज़ में हम एक-एक करके देखेंगे कि किस टाइप, जैसे कि स्क्रू कंप्रेसर हो, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक्सेट्रा हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है? तो कंप्रेसर का काम क्या है, उस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना, और वो जाएगा कहाँ पे? कंडेंसर में। कंडेंसर भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो एयर कूल्ड कंडेंसर में हम क्या यूज़ करते हैं, बाहर में एक फैन लगा हुआ है, वो एयर कूल्ड होता है। वाटर कूल्ड में हम क्या करते हैं, कूलिंग टॉवर का इस्तेमाल करके हम इसको ठंडा करते हैं। तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर के अंदर आएगा। कंडेंसर में भी बेसिकली क्या होता है, देखिए इस टाइप के कॉइल्स होते हैं। अगर आप फ्रिज के पीछे देख सकते हैं, अगर आप ओल्ड फ्रिज है आपके पास, तो आपके पीछे इस तरीके की जाली नज़र आएगी। ठीक है? आजकल नए फ्रिज में शीट के अंदर ही इसको रखते हैं। अगर आपके पास ओल्ड फ्रिज है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पीछे हमें कॉइल नज़र आएगा, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास रेफ्रिजरेंट आएगा, तो इसका टेम्परेचर देखिए हाई है। हाई का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। कंडेंसर में क्या होगा, देखिए एटमॉस्फेरिक एयर में हीट इंटरैक्शन होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है, मान के चलेंगे आउटसाइड टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होगा 30 से ज़्यादा होगा। तो रेफ्रिजरेंट में और बाहर के एयर में, दोनों में क्या होगा, हीट इंटरैक्शन होगा। यहाँ पर हम एयर कूल्ड कंडेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो दोनों में हीट इंटरैक्शन होगा, तो जब वो बाहर जो निकलेगा, उसका क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर में होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, लिटिल बिट ज़्यादा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक से तो कम होगा, मगर कंपेरेटिव अगर मैं इसे कंपेयर करूँगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे कि हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से निकलेगा, ठीक है? हाई टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूँ? इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक से तो कम होगा, मगर इसके रिस्पेक्टिव में ज़्यादा होगा। अब वो आएगा देखिए एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। एक्सपेंशन वाल्व का बेसिकली काम क्या होता है, टू रिड्यूस द प्रेशर। तो हमें चार्ल्स लॉ से पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हुआ है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, और वो जो क्या निकलेगा, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट, ठीक है? इस तरीके से फिर वापस एवापोरेटर में जाएगा और ये साइकिल जो है चलती रहेगी, ठीक है? ये बेसिकली एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अगर हम और देखें, अगर हम थोड़ा टर्मिनोलॉजी को की बेस पे देखें, तो इवापोरेटर में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से हमें हीट ऐड हो रहा है ना, क्यू इन हो रहा है, यानी कि जो गर्म हवा है रूम की, वो क्या हो रही, रेफ्रिजरेशन में आ जा रही है, ठीक है? कंप्रेसर में क्या करते हैं, देखिए कंप्रेसर में हमें वर्क देना होगा, डब्ल्यू इन। कंप्रेसर ऐसे ही वर्क नहीं करेगा, हमें इसे वर्क देना होगा, और जो हम वर्क जो देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है? हम इलेक्ट्रिक वर्क हम यहाँ पे कंप्रेसर को देते हैं। और यहाँ पे कंडेंसर में क्या हो रहा है, देखो हीट आउट हो रहा है, इवापोरेटर में इन हो रहा है, और कंडेंसर में क्या हो रहा है, हीट आउट हो रहा है। एक्सपेंशन वाल्व में क्या हो रहा है, उसका प्रेशर में ड्रॉप हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोसेस रेफ्रिजरेशन साइकिल पे चलते रहता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कनेक्शन भी इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए। अगर मैं कंप्रेसर की बात करूँ, तो कंप्रेसर जो है इवापोरेटर और कंडेंसर के बीच में लगेगा। यानी कंप्रेसर का जो इन होगा, इवापोरेटर से होगा, और इसका जो आउट होगा कंडेंसर को जाएगा, ठीक है? कंडेंसर का जो इन होगा कंप्रेसर से होगा, और आउट कहाँ जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व पे आएगा। तो आपको जभी भी साइट पे आपको इन कंपोनेंट्स का कनेक्शन ढूँढने में आपको आसानी होगी, ठीक है? देख लेना है कि यही, ऐसा नहीं कि कंप्रेसर यहाँ एक्सपेंशन वाल्व की जगह कंप्रेसर, कंप्रेसर की जगह एक्सपेंशन वाल्व, ऐसा नहीं आएगा। यही फॉलो होता है हर एक साइकिल में, ठीक है? तो ना अब हम देखते हैं कि डीएक्स सिस्टम बेसिकली होता क्या है? अच्छा, और एक बात ये है, कि जो कंडेंसर है और कंप्रेसर है, ठीक है? कंडेंसर और कंप्रेसर टुगेदर को हम बोलते हैं कंडेंसिंग यूनिट। कंप्रेसर को और कंडेंसर को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसिंग यूनिट। अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी साइट है, तो वहाँ पे आपको कंडेंसिंग यूनिट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कंडेंसर होगा और कंप्रेसर टुगेदर होगा। और इवापोरेटर को हम लिखते हैं डीएक्स, डायरेक्ट एक्सपेंशन एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट। ये होता है हमारे पास। और डीएक्स एफसीयू भी लिखते हैं, फाइन कॉइल यूनिट। ये बड़े साइट्स पे हम यूज करते हैं। याद रखना, कंडेंसिंग यूनिट में क्या होगा, कंप्रेसर कंडेंसर एक जगह होगा, और ए एवापोरेटर को हम क्या बोलेंगे, डीएक्स एएचयू, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। देखते हैं डीएक्स सिस्टम अगर आपके पास बड़े साइट्स पे है, तो क्या होगा, देखिए ये होगा
ये हमारे पास कंडेंसिंग यूनिट है, देखिए ये बाहर होगा, ये कंडेंसिंग यूनिट एक जगह पे होगा, एफसीयू एएचयू क्या होगा, थोड़ी दूसरी जगह पे होगा। बेसिकली हम दोनों में क्या होगा, रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। तो कंडेंसिंग यूनिट में क्या होगा, कंडेंसिंग यूनिट में कंप्रेसर प्लस कंडेंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ब्लू जो दिख रहा है आपको, ब्लू लाइन, ये बता रहा है कि ये एएचयू को जा रहा है, ठीक है। एएचयू का ये क्या है, डीएक्स एएचयू, यानी बेसिकली ये इवेपोरेटर है। तो देखिए कि ये जो ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन किससे कनेक्टेड होगी, एक्सपेंशन वाल्व से इवापोरेटर पे जाएगी, ठीक है। इवापोरेटर में क्या आएगा, एक्सपेंशन वाल्व से कनेक्शन होगा, ठीक है। ए चुका रहा है, ये जो रेड है ये रिटर्न जा रहा है एएचयू से, किस कौन कैसा जाएगा, कंप्रेसर को जाएगा, ठीक है। बेसिकली यही साइकिल है, देखिए इवापोरेटर का इन क्या होगा, एक्सपेंशन वाल्व से है, ठीक है। यहाँ पे एएचयू यानी कि हम इवापोरेटर की जगह अब हम क्या यूज कर रहे हैं, डीएक्स एएचयू। एएचयू यानी कि एक्सपेंशन वाल्व से ब्लू लाइन है, एक ब्लू लाइन आएगी, ये जो जा रही है ये क्या है, रेड लाइन है जो कंप्रेसर को जा रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ, इसीलिए रेफ्रिजरेशन साइकिल काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप समझ लें इसे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास एएचयू। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, डक्टिंग सिस्टम लगा कर जहाँ पे हमें एयर कंडीशनिंग करना है वहां पर हम करते हैं। तो चिलर्स, बेसिकली चिलर क्या होता है, देखिए ये भी एक हमारे पास बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर तीन भी एक जगह पे आ जाते हैं और हम चिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एएचयू, चिल्ड वाटर एएचयू। यहाँ पे जो ब्लू लाइन नजर आ रही है इसे हम कहेंगे चिल्ड वाटर सप्लाई, यानी कि हम वाटर यूज करेंगे इसमें, चिल्ड वाटर सप्लाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, नथिंग बट अगर CO2 हो, अमोनिया हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, एक्सेट्रा, फ्यूरॉन हो, एक्सेट्रा, आप यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम चिलर्स में हम क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली वाटर, यानी कि जो ब्लू लाइन जो नजर आ रही है इसे कहते हैं हम चिल्ड वाटर सप्लाई, सप्लाई हो रहा है एएचयू को। फिर एएचयू में डक्टिंग सिस्टम होता है, फिर डक्टिंग सिस्टम से हम एयर कंडीशनिंग करते हैं, और जो रेड है हम उसको बोलते हैं चिल वाटर रिटर्न, बेसिकली चिलर में होता है। तो चिलर में क्या होता है, देखिए कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर एक बॉक्स में होता है, एएचयू एक जगह पे होता है, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, इस तरीके से कनेक्शन देते हैं। ये है हमारे पास चिलर और डीएक्स सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।